नमस्कार, मेरे साथ हैं आनंद वर्धन सिंह। हमारा ये कार्यक्रम है टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन। आनंद, आपका स्वागत है। आजकल 2 ही 3 बातें होती हैं ज़्यादातर, या तो हम इलेक्शन पर करते हैं, मोदी जी पर करते हैं, या फिर ट्रम्प के रोज़ कुछ ना कुछ वक्तव्य आ जाते हैं। तो ये 2 ही चीज़ें आजकल न्यूज़ में चल रही हैं, ब जैसे कि बाकी हिंदुस्तान सब रुका हुआ है। तो खैर मैं भी यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये जो इलेक्शंस हुए हैं, आनंद, ये हमारे जितने मुख्यमंत्री इस इलेक्शन में लड़े हैं, ये उनकी तस्वीर है। ये 5 मुख्यमंत्री हैं। काफी नए ट्रेंड्स इस बार इलेक्शन में हमें देखने को मिले। 2 सिटिंग मुख्यमंत्री दोनों हार गए हैं और ऐसी उम्मीद नहीं थी ना डीएमके के स्टालिन को हारने की, और वो भी इतनी बुरी तरह हार रही है डीएमके। फिर ममता बनर्जी हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि टाइट फाइट होगी बंगाल में, लेकिन वो ऑलमोस्ट वन साइडेड हो गई। पिनरी विजयन ये हार गए हैं। ये इनकी पार्टी हार गई है, ये स्वयं वहां से जीत गए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, इस पर भी थोड़ी सी आप जरा टिप्पणी करिएगा। आसाम में कि वहां पे कांग्रेस की काफी बुरी तरह हार हुई है। ऐसी उम्मीद कम से कम मेरे को नहीं थी कि ये कांग्रेस इतना खराब प्रदर्शन करेगी। और लास्ट में एन रंगस्वामी है, ये तो एएनआरसी के हैं, छोटी स्टेट है, वहां से ये जीत गए हैं, ये मुख्यमंत्री रहेंगे। तो बाकी 4 में अभी ये भी क्लियर नहीं है कि हेमंत बिस्व शर्मा दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस पे भी अटकलें चल रही हैं। एक चीज आप नोट करेंगे कि हमारे यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी केवल बीजेपी स्टेट में नहीं होती है, ऑपोजिशन स्टेट्स में होती है। तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी रही, केरला में रही, बंगाल में रही, लेकिन आसाम में नहीं रही। और ना ही इनकी कोई और स्टेट्स पहले थी, वहां भी नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश वगैरह। तो ये एक नया फिनोमेना आता जा रहा है कि शायद ऑपोजिशन रूल स्टेट काफी खराब रहती हैं गवर्नेंस में। और दूसरी चीज आपसे चाहूंगा, थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज पर जरा बात करें जरूर। इस बार वोटिंग परसेंटेज आमतौर पर बहुत हाई रहे हैं, 85-90%। और पिछले इलेक्शन में अगर आप देखेंगे, हरियाणा रहा उसमें, ये रात के टाइम में, वो आंध्र में भी रहा है कि रात को 6 बजे से 11 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेजेस बढ़े थे। इस बार वो शुरू से ही 90-92% है, तो बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं था। तो क्या मतलब, मेरे को बहुत ये अजीब बात लगती है कि 90% वोट पड़े हैं। ये काफी हुआ नहीं है। इससे पहले 60-70% वोट पड़ा करते थे। इस बार ये वोटिंग परसेंटेजेस भी हाई रही हैं। आनंद जी जी, दो चीजें कर दूं। ईमानदारी की बात तो यह है कि आप अपने घर में भी अगर कोई आयोजन करिए तो 90% गेस्ट नहीं आते हैं, 92% गेस्ट नहीं आते हैं। मैं हालांकि उसमें बाद में आऊंगा। मतलब आपके अपने जो जिनको आप फोन करके और गिन के करते हैं कि इतनी प्लेट लगेंगे, उसमें भी 90%, 92% का आना बहुत बड़ी बात है। खैर, पहले जो आपने कहा ना कि ओवरऑल एक इम्पैक्ट, छोटी सी मैं समझ बता दूं जो मेरी समझ है। एक जो बहुत बेसिक शिफ्ट हुआ है, मैं डिटेल्स में आने के बाद लार्जर पिक्चर को देख रहा हूँ। एक शिफ्ट यह हुआ है कि कांग्रेस जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे, उस राहुल गांधी के नेतृत्व को लोगों को लेने में बड़ी दिक्कत थी। उसमें ममता बनर्जी सबसे आगे थी, उसमें केजरीवाल सबसे आगे थे, उसमें नीतीश कुमार को दिक्कत थी, उसमें नीतीश कुमार को थी टू बी फेयर, उसमें अखिलेश यादव को बहुत दिक्कत थी। ये सब लोगों को बहुत दिक्कत थी। उसमें बीआरएस के चंद्रशेखर को बहुत दिक्कत, ये सारे लोगों को बड़ी दिक्कत थी। स्टालिन को दिक्कत नहीं थी। एक चीज इस चुनाव से ये हो गया है कि अब बिल्कुल क्लियर है कि आप कांग्रेस के बिना कोई भी क्षेत्रीय पार्टी वो इस देश में अब पॉलिटिक्स नहीं कर सकती है। कांग्रेस में भी वो राहुल गांधी को, अब वो राहुल गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय छवि के अलावा राहुल गांधी ने इस चीज को अर्न किया है। वो पिछले 20-25 वर्षों से गाली खा के, पप्पू बन के, ये करके वो अपनी बात छोड़ नहीं रहे थे। वो अपने कमिटमेंट को, अपने ईमानदारी से उनको लेके साथ चल रहे थे। मैं सिर्फ एक दो चीजें इसलिए याद दिला दूं कि सारे लोगों को, और फिर मैं आऊंगा कि जो जिस वजह से मैं ये कह रहा हूं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा मेरे हिसाब से बिल्कुल इस
पूरे देश की राजनीति का एक डिफाइनिंग मूवमेंट था जब देश की राजनीति वहां से बदली, राहुल गांधी बदले। ये किसी ने उनका साथ नहीं दिया था, स्टालिन को छोड़ दिए, कोई उनके साथ चलने को नहीं तैयार हुआ था। उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे वहां जरूर थे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से गुजरी। अखिलेश की सरकार भी नहीं थी, कोई ये भी नहीं था ये कोई और कहीं काम कर रहा हो, ये उससे विड्रॉ अपने को अलग किए रहे। सारी जगह ममता बनर्जी अलग की रही, अरविंद केजरीवाल का सवाल ही नहीं उठता था। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये भी याद रखने का है। फिर आप देखिएगा, जब राहुल गांधी बार बार अडानी 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 कर रहे थे तो बहुत सी पार्टीज उनके साथ नहीं खड़ी थी। और आज भी जो मुझे हरदम एक दिक्कत ये लगती है कि अडानी का इतना प्रभाव है कि हमारे यहाँ जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी उसमें से साफ निकल के नहीं आती हैं। वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि भाई कल के दिन जब आखिरी वो होगी ना, जब बात इस बात की होगी, तो ये अडानी के खेमे में या अडानी के कहने से अपनी अपनी साइड चूज करेंगे। अब आ जाइए जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना जब राहुल गांधी थे, ये उन्होंने शुरू किया, उसको ठीक से वो किया। अब वहां पे कोई उसको पीडीए कहने लगा, कोई उसको, मतलब उसको भी एक्सेप्ट करने में नहीं था कि ये कहीं राहुल गांधी की बात आगे ना हो। और फिर वोट चोरी राहुल गांधी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की विद सॉलिड प्रूफ्स, मतलब जिसमें आज तक जवाब नहीं आया है इलेक्शन कमीशन से भी। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, कहने को कोई कह सकता है कि अखिलेश यादव ने कुछ कहा, लेकिन वो जैसे सड़क पर उतर के हम साथ हैं, हम लड़ेंगे, ये किसी का पोस्टर नहीं था। नियति कुछ ऐसी हुई इस देश की पॉलिटिक्स की कि ये सारे लोग, जिसको कहते हैं अगर हम वैसे बोले, निपट गए। नो टू बी ऑनेस्ट, कल राहुल गांधी ने एक हरियाणा में उनके साथ के जो एक ब्रजेश सिंह साहब हैं, वो एक ब्रजेंद्र सिंह, उनकी एक रैली का एक सद्भावना यात्रा कर रहे थे, उसका समापन था, वहां गए थे। वहां राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। राहुल गांधी क्या, अगर आप वहां कहिए तो उन्होंने बहुत मेजर एक शिफ्ट किया। अभी तक राहुल गांधी कहते थे कि हम विपक्ष के साथ मिलके बीजेपी को हराएंगे। कल राहुल गांधी ने कहा ये केवल और केवल कांग्रेस बीजेपी को हराएगी और कोई नहीं। ये शिफ्ट है, और ये शिफ्ट सही शिफ्ट है, क्योंकि ये क्लियर है कि आप जब एक्स की बात करें तो अरे यार इसके पीछे तो अडानी है, अरे वाई की बात करें तो एप्स्टीन में तो शायद ये भी कहीं घूम रहा होगा, वाई, ये लोग क्लीन नहीं है एज फार एज दिस थिंग्स आर कंसर्न। एक शब्द नहीं बोलते हैं अडानी के। तो एक तो मुझे ये लगा कि मैं लार्जर पिक्चर इसलिए कहता हूं कि वो एक चेंज हुआ है इसमें। अब अगर आप कहें तो मैं, आप प्रश्न पूछेंगे या मैं कहिए तो मैं स्टेट वाइज छोटा एक बता दूं, या व्हाटएवर वे यू वांट। मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूं। सबसे पहले तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में इसलिए आपको चाहता हूं कि शुरू करें क्योंकि इस पे थोड़ी कम चर्चा होती है। सदर्न स्टेट है, लेकिन यहाँ के रिजल्ट्स मेरे लिए कम से कम काफी शॉकिंग थे, क्योंकि मैं इसे फॉलो कर रहा था। मैंने एन राम का वो इंटरव्यू भी देखा था जहां उन्होंने भी ये बात कही थी कि मोस्ट लाइकली डीएमके विल स्क्रैप थ्रू, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे उल्टा हुआ है। टी विजय, ये इनकी पार्टी जीत गई है, 34-35% इनका वोट शेयर आया है। तो हाउ कैन वी गेट इट सो रॉन्ग? मतलब जितने भी एग्जिट पोल्स थे, उस पर ज्यादा विश्वास नहीं है, एक आध को छोड़ के बिल्कुल ही यहाँ पे गलत प्रेडिक्शन था, और यहाँ तक के स्टालिन भी हार गए हैं। और उसके बाद सरकार बनाने के लिए बड़ी जो मुश्किलें चल रही हैं, एक तो हमारे गवर्नर्स का जो रोल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लीजिए। और एआईडीएमके और डीएमके, ये साथ जुड़ने के भी कुछ बड़ी एब्सर्ड सी बातें यहाँ पर हो रही थी, कल तक हो रही थी, शायद अब वो बंद हो गई। तो ओवरऑल तमिलनाडु की पिक्चर पर थोड़ा सा आप हमें इस पर चर्चा करें। जी, मैं अजय, मैं गवर्नर के रोल पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नर जो कर रहे हैं वो इस लोकतंत्र के, इस संविधान के साथ उसके रक्षक के रूप में, उसके द्वारपाल के रूप में वहां है, लेकिन वो उसको जितना उसको खराब कर सकते हैं, उससे वो उनको मिला हुआ है आदेश, वो कर रहे हैं। मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नर का रिपोर्ट नहीं, लेकिन गवर्नर का सारा कामकाज मिनिस्ट्री ऑफ होम देखता है। अपॉइंट उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन जब वो दिल्ली जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम से मिलेंगे, अपनी रिपोर्ट वहां भेजेंगे, तो उनका जो फंक्शनल हेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम है। ये जान लीजिए, और मिनिस्ट्री ऑफ होम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ये उनके इशारे पर हो रहा है। मैं इस बात को एक दूसरे ढंग से देख रहा हूं
मैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से जब तमिलनाडु पे शो कर रहे थे, तो एक सिद्धार्थ वहाँ पे हैं, पत्रकार हैं। सिद्धार्थ बार-बार एक चीज़ कहते थे कि सर ये चीज़ तय ऑन शोज़ ऑन रिकॉर्ड कहते थे कि टीवी के विजय विल बी 20% प्लस। अब वो 20% प्लस कहाँ जाके रोकेगा, दैट ही सेड कि आई कांट से, नंबर 1। नंबर वो ये कहते थे कि हम सीट भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये जो विजय है उसका अंडरकरंट नहीं है, वो लोगों पे है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अपेक्षा अगर आप देखिए तो ये एक अच्छा टीवी के विजय ने इसकी तैयारी की थी। उनकी सारी पिक्चरें जो आ रही थी पिछले 5-7 साल से, वो इसी पे आ रही थी, कैसे नेतृत्व होता है, कैसे वो होता है, वो उसी को बेसिकली उस थीम को, राष्ट्रवाद ये सब कर रहे थे। चक दे इंडिया तक उन्होंने उसका रीमेक वहां बनाया था, तो वो उस पर काम कर रहे थे। हम सब लोगों को लग रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो पिक्चर में है, हीरो है, वो ऐसे करेगा। उससे बड़े बड़े हीरो, भाई रजनीकांत आए, क्या हुआ उनका, कमला हसन आए, क्या हुआ उनका, ठीक है एक समय। और ये भी याद रखना होगा कि जब द्रविड़ पॉलिटिक्स शुरू हुई तो पेरियार और अन्ना ने उसको किया। अन्ना दुराई पहले चीफ मिनिस्टर बने, फिर उनसे वो डीएमके वाला सफर शुरू हुआ। तो वहां कोई, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वहां पिक्चर वाले आए, ठीक है एमजीआर आए, एमजीआर बड़े लेखक थे, फिर उनसे माफ कीजिएगा करुणानिधि आए, बड़े लेखक थे, फिर उनसे एमजीआर बड़े स्टार के रूप में आए, जयललिता बड़ी स्टार थी। लेकिन ये जो विजय ने किया ये करिश्मा है। और करिश्मा इसलिए कि जैसा लगता है कि वो जो जेनजी जिसको बोलते हैं, जो नौजवान वोटर है, उसको कहीं ना कहीं वो एड्रेस करने में, उसको कन्विंस करने में वो सफल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके लिए काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने, अब उनका अगर आप देखिए ध्यान से तो एवरीथिंग इज इतनी मेटिकुलसली प्लान्ड है। मैं बाकी 2-3 नाम भूल गया हूं। उन्होंने अपने जब पोस्टर बनाए तो उसमें सबसे पहले पेरियार तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की हरदम धुरी रहेंगे। आप पेरियार को पार करके आप पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने वहां एक सामाजिक संरचना को एक बेस दिया है और वो इस्टेब्लिश्ड है। फिर उन्होंने दूसरा कहना लगाया डॉक्टर अम्बेडकर को आप आज इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा नाम इंपॉर्टेंट था, कामराज। नो, कामराज को जब वो कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस द्रविड़ प्राइड को भी बाहर कर रहे हैं कि जो कामराज, जो वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, वो उनको ला रहे हैं। वो रानी वेलू को लाए, जो फ्रीडम फाइटर थी, और फ्रीडम फाइटर और कांग्रेस, मेरा सिर्फ ये कहना है कि उन्होंने जब ये किया तो बहुत, और 2 महिलाओं को लाए, उन्होंने बहुत प्रॉपरली किसको एड्रेस करना है, क्या एड्रेस करना है, ये उन्होंने अपने। हमारे यहाँ क्या हुआ था, केजरीवाल साहब ने गांधी की फोटो हटाई और भगत सिंह और इनकी ले आके, वो चूंकि वहां पे उनको वोट मिलना था डॉक्टर अंबेडकर पंजाब में, तो उन्होंने ये फोटो लगा दी। यहाँ पे इस तरह का नहीं था। कभी भी डीएमके के मूवमेंट में गांधी की फोटो नहीं लगती, वो पेरियार की फोटो लगती है, अन्ना दुराई की फोटो कभी लग सकती है, और किसी की नहीं लगती। तो एक तो उन्होंने इसको बहुत ठीक से क्राफ्ट किया। दूसरा, अगर आपको याद हो, वो शुरू से उन्होंने अपने स्टेटमेंट, जब वो जीते तो एक बार भी विवरिंग नहीं थी। तो वेरी फर्स्ट, अभी उनके पास सीटें कम थी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि डीएमके और एआईडीएमके के जो पॉलिटिक्स होती है मैं उसके अगेंस्ट हूं, एंड आइडियोलॉजिकली वी आर अगेंस्ट दी बीजेपी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं था। अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि उनमें क्लैरिटी थी। कांग्रेस का आज की तारीख में जो वहां पे गवर्नर साहब काम कर रहे हैं, वो काम जो इंडिया गठबंधन के सारे लोग नेता मिलकर नहीं कर पाए, वो शायद वो गवर्नर साहब करा रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे, जो मेरी समझ है। अगर गवर्नर ये सब स्पैनर नहीं डालते तो क्या होता, 108 के साथ तो शपथ ले लेते। अब उनके बाद उनकी जद्दोजहद रहती 118 तक पहुंचने की। हालांकि ये भी फैक्ट है कि उनकी सरकार नहीं गिरती, क्योंकि कभी भी सीपीएम सीपीआई ये बीजेपी के साथ वोट नहीं देते। अब बीजेपी वहां एक है, खैर उसका रेलेवेंट नहीं है, लेकिन सरकार दिक्कत रहती। अब क्या हुआ है, अब गवर्नर ने कर करके वहां के, मैं अभी भी देश का इस समय का सबसे मैच्योर पॉलिटिशियन मैं स्टालिन को मानता हूं। स्टालिन ने 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हम बिल्कुल सरकार बनाने के इच्छुक नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि 6 महीने ये सरकार चलाएं, और हम चाहते हैं कि जो हमारी लाभकारी योजनाएं थी, वेलफेयर स्कीम्स थी, उसको ये आगे बढ़ाएं, और 6 महीने के बाद फिर हम एसेस करेंगे कि हमें क्या करना है। वी विल लेट हिम रन द गवर्नमेंट फॉर 6 months।
ये एक बहुत मैच्योर स्टेटमेंट है। अब क्या किया उन्होंने, कल फिर कहा, उन्होंने गवर्नर से कहा कि जो आप काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, आप इनकी सरकार बनने दीजिए। और जो सीपीआई, भाई सीपीआई सीपीएम, वो जो दो तीन जो छोटी पार्टियां और हैं जो दो दो उनकी, उनको भी वो कह रहे हैं कि जाके आप सपोर्ट करिए, उनको परमिशन दे रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं साहब, हम तो जाके वहां पूछेंगे और तब फिर हम पीवीके और ये सब, तो वहां आके पूछा, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल दीजिए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये कहीं ना कहीं अब एक क्या हो गया, इंडिया गठबंधन में राज्य के स्तर पे टीवीके के साथ कांग्रेस रहेगी, लेकिन जब सदन की बात आएगी तो वहां डीएमके रहेगी। वो अलग बात है कि डीएमके ने एक लेटर दे दिया है लोकसभा में कि भाई हम अलग बैठेंगे क्योंकि हम इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है उनकी तरफ से। लेकिन मुझे ये लगता है कि स्टैलिन ने कहीं भी अभी तक नहीं, स्टैलिन जब से आए हैं, स्टैलिन का एक स्टेटमेंट, एक एक्शन ये बता दीजिए जहां पे उन्होंने इंडिया गठबंधन को खराब करने के लिए किया। मुझे नहीं याद। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी वहां से शुरू कर रहे थे, खुद गए, साथ चले। और स्टैलिन कोई 25-30 साल के लड़के नहीं है, स्टैलिन 70 साल के एक परिपक्व नेता है। तो तमिलनाडु के हिसाब से मेरे लिए जो ज्यादा सरप्राइजिंग, मैं ईमानदारी से बताऊं, आई वॉज मोर सरप्राइज, और वो शायद वोट का चलन ऐसा होता, वो आप ज्यादा मुझसे बेहतर समझेंगे, एआईएडीएमके को जितनी सीटें मिल गई, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। और वो शायद ट्रायंगुलर फाइट हो गई, और उस ट्रायंगुलर फाइट में कहीं ना कहीं एआईएडीएमके का वो एक फायदा हुआ है। लेकिन एआईएडीएमके को जितनी सीटें मिली हैं, वो सीटें मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इससे कम सीटें आनी चाहिए। फिलहाल तो तमिलनाडु में मुझे ऐसा नहीं है, बीजेपी लाख कोशिश करे कि वहां घुसने की, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की अगले 5-10 साल में होता है, उसके बाद का क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन 2-4-5 साल में बीजेपी का वहां कोई स्कोप मुझे नहीं दिखाई देता। अजय जी, आनंद, खैर बीजेपी तो वहां अब इररेलेवेंट हो गई है। पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार 1 हो गई है। आई थिंक दक्षिण भारत में तो ऑलमोस्ट सफाया हो गया इन 2 स्टेट्स में बीजेपी का। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। इस पे आपने बहुत डिटेल में शो किए हैं और काफी लोगों से बात भी की है। ये वोट शेयर हैं इस बार जो पार्टीज के आए हैं। बीजेपी 45-46%, टीएमसी 41, और बाकी पार्टियों का यहाँ लिखा है। नाउ मेरे को आपसे 2-3 प्रश्न पूछने हैं। पहली चीज ये है कि ममता बनर्जी को सडनली इंडिया गठबंधन याद आया जब वो हार गई और उन्होंने याद करना शुरू किया। यहाँ पे अगर आप वोट शेयर देखें और जो इंडिया गठबंधन या इनकी जो सहयोगी पार्टीज हैं, अगर इन सबको आप जोड़ लें तो ये थोड़ा बीजेपी से ज्यादा ही निकलेगा ये वोट शेयर इनका। 49% है। अब वो कितनी सीट्स में कन्वर्ट होता है वो अलग बात है, बट फाइट और ज्यादा टफ हो जाती। और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राहुल गांधी ने इनसे इलेक्शन से पहले बात करने की कोशिश भी की थी, और शायद इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कि कांग्रेस से हमें बात नहीं करनी। इन्होंने कांग्रेस से ही नहीं, किसी और पार्टी से बात नहीं की। तो मैंने एक मार्जिन एनालिसिस भी किया हुआ है इनका कि कितनी सीट्स है, कितना हारी हैं, और जो कम मार्जिन वाली सीट्स हैं वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो यही है कि कोई ना कोई इंडिया ब्लॉक का वहां पे वोट्स ले गया। तो इस बारे में आपके व्यूज जानना चाहता हूँ, आनंद। नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं 2-3 चीजें थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी कहने को इंडिया गठबंधन में थी, लेकिन वो थी नहीं। और इसको मैं इसलिए याद दिला दूं, 2024 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उन्होंने बंगाल में कोई वो नहीं किया। भाई 42 सीटें थी। अगर आप टोकनिज्म के तौर पे कि भाई अच्छा, वहां पे सीपीआई सीपीएम और कांग्रेस, ऐसा तो है नहीं कि उनकी कभी सरकार नहीं रही थी, वो भी भाई उनके वो थे, उनका एक एमपी था। ये सारी चीजें होने के बाद भी उन्होंने वहां किसी को कुछ भी स्पेस नहीं दिया था। वो कोई स्पेस नहीं दिया था। और उसके एवज में, मतलब उन्होंने वहां स्पेस नहीं दिया, लेकिन यूपी में आके वो एक सीट ले ली थी, ललतेश्वर पति त्रिपाठी को भदोही से लड़ा दी थी, विच वॉज अ वेरी सेफ सीट। अगर ललतेश्वर की जगह कोई भी सपा या कांग्रेस का लड़ता तो वो जीत जाता, लेकिन उन्होंने यहां सीट ली। तो अगर आप इंडिया गठबंधन में आपको जब लेना है तब तो आप तुरंत लेने के लिए पहुंच जा रही हैं, जब देना है तो आप अपना यहाँ कुछ नहीं है। अगर वो सिंबॉलिकली, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर वो सिंबॉलिकली ममता बनर्जी
एक सीट कांग्रेस, एक सीट लेफ्ट को छोड़ देती तो किसी का कोई मुंह ही नहीं रह जाता, और वो सबसे खराब वाली सीट छोड़ देती भाई, ये वाली सीट पे अगर आपको ये 2 सीटें आप लोग तय कर लीजिए, मैं यही 2 दे सकती हूँ, तब तो ये माना जाता ना कि भाई ममता बनर्जी नहीं ये नहीं किया। आप छोड़ देती, वो नहीं भी अगर कैंडिडेट लड़ाते तो आप अपना कैंडिडेट नहीं देती। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर आप इस तरह का कोई काम कर रही थी तो माना जाता कि आप इंडिया गठबंधन के लिए काम किया। अब दूसरी बात, ममता बनर्जी भी बहुत विमस्कल नहीं, देखिए ममता बनर्जी आज इलेक्शन हार गई हैं और इसलिए वो आप इंडिया गठबंधन इंडिया 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 कर रही हैं। उन्होंने इससे पहले इंडिया इंडिया नहीं किया था। इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार उसके कन्वीनर न बन जाए, इस पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ममता बनर्जी को था, और ये सब लोग अपने को प्राइम मिनिस्टर की रेस में मानते थे भाई। अगर आपको याद हो तो ममता बनर्जी जब 2021 का इलेक्शन जीती और पीके इनके साथ थे उस समय, तो ये लोग गोवा में जाके इलेक्शन लड़े, ये लोग पूरे देश में घूम घूम के ये हो रहा था कि ममता बनर्जी का इस समय, और ममता बनर्जी को कैसे ये, मेरे ख्याल में ममता बनर्जी को अपने अपने ये समझ में आना चाहिए कि आप ऑल इंडिया पार्टी नहीं है, आप बंगाल की एक पार्टी है, आप त्रिपुरा में जाके लड़ सकती हैं, असम में थोड़ा लड़ सकती हैं, लेकिन आप बाकी जगह पे आपका कुछ जमीन नहीं है। तो ये पहली चीज तो ये थी, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इनकम्बेंसी थी। ममता बनर्जी जिस तरह से सरकार चलाती थे, उनके यहाँ जितने भ्रष्टाचारी मंत्री पकड़े गए, उनके यहाँ जितना रुपया लोगों के घर से पकड़ा गया, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इट हैपेंड, ये तो हम सबको पता है कि कितने कितने पकड़े गए। और शुभेंदु अधिकारी का जो सबसे बड़े स्कैम थे वो तो ममता बनर्जी के यहाँ ही होके किए ना। अब जब वो बीजेपी में चले गए तो उससे बच गए, वो अलग बात है, लेकिन जो स्कैम किए वो तो यहीं बैठ के किए उन्होंने। जांच तो यहाँ वाली चल रही जब वो टीएमसी में थे। तो पहली चीज ये है कि ममता बनर्जी ने ये जो किया वो उनको भी शायद अंदाज नहीं था कि हमें कहीं ना कहीं, देखिए मैं कल एक शो पे था, वहां मेरे साथ एक समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता जी आ गए थे। अब चूंकि प्रवक्ता साहब को सिर्फ अपनी पार्टी की बात करनी होती है, वो लगातार कहे जाते हैं मैं समाजवादी ने कर दिया, समाजवादी ने धूल चटा दी, बीजेपी को फलाना चटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वैसे ही चटा देंगे, छक्के छुड़ा देंगे। बात यह है, मैंने जब उन्होंने सब कह लिया, हमने देखिए एक जो आप मैं इतना कर रहे हैं, आप 5 सीट पे थे 2014 में, और फिर आप मायावती के साथ मिलकर लड़े तो आप फिर 5 पे रह गए थे। जो उससे बड़ा तो कॉम्बिनेशन यूपी में नहीं हो सकता ना, सपा और बसपा, आप 5 पे रह गए थे। तो ये जो मैं है इसको हम कर दीजिए, आप भी आसान रहेगा। आपकी 37 सीटें आ गई थी जब आपने हम किया, और ये जो मैं करते रह जाएंगे तो फिर 5 पे चले जाएंगे। तो मेरा जो कहना यह है कि अगर आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको ये सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत से विरोध हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर आप विपक्ष के साथ चल, अब तो आपकी मजबूरी है साथ चलने को, भाई चॉइस थोड़ी आ रही है, बाय कंपल्शन आ रही है। लेकिन मैं हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं कह के बात खत्म करूंगा। ममता बनर्जी का जो पास्ट रिकॉर्ड है, और इट इज आई माइट बी रिपीटिंग, ममता बनर्जी एक योद्धा जैसी वो करती हैं, मतलब सड़क पे उतर के लड़ती हैं। उनका जो पहला, मुझे अभी भी याद है, वो जब जेपी गए थे तो 1975 में कलकत्ता, तो उनकी कार के बोनट पे चढ़ के उन्होंने उनके अगेंस्ट झंडा दिखाया था और उनका विरोध किया था। तो ये उस तरह की स्ट्रीट फाइटर है। सिंगूर वाला अगर आप देखिए तो इन्होंने वहां जब टाटा से इन्होंने लड़ाई की, नंदीग्राम में जब लड़ाई की, तो प्राइमरली वो स्ट्रीट फाइटर है। ममता बनर्जी अगर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठती हैं तो वो कम लीथल है। ममता बनर्जी ऑन स्ट्रीट इन अनस्टॉपेबल। तो ये जो अब ममता बनर्जी को उन्होंने कोई काम दिया नहीं है, हरवा भी दिया है, अगर जिता भी देते तो लीडर ऑपोजिशन कम से कम हो जाती, हरा भी दिया है, तो उनके पास अब कोई काम नहीं। एक काम है बीजेपी को केंद्र सरकार से हटाने का, और जिस उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, मुझे लगता है कि ये शायद ये कुछ चीजें नियति करती है। ममता बनर्जी से बेटर लीडर ऑन स्ट्रीट कोई और मिल नहीं सकता था हिंदुस्तान की इस समय की राजनीति में। जैसे स्टालिन को मैं ये मानता हूँ कि वेरी मैच्योर, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, राज्यों के अधिकार के लिए जो आदमी सबसे ज्यादा लड़ रहा है और जो सबसे ज्यादा इसके बारे में अवेयर है, वो नेतृत्व दे रहा है, वो स्टालिन है। उसी तरह से स्ट्रीट पे अगर किसी से वो करवाना है तो वो ममता बनर्जी है। अजय, चलिए आनंद, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। मिलते रहेंगे हम, अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।